So hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss about economics of education and the topic is types of cost in education और basically हम इसमें economics के terms का use करते हैं। क्या होता है cost of education, उसके साथ ही साथ हम आज पढ़ेंगे मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, मैन पावर क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सब आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए कॉस्ट इन एजुकेशन। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन इकोनॉमिक्स इन जनरल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कम्स इनटू प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट, यानी कि अगर जनरल टर्म में हम इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर जनरल टर्म की बात करें, कॉन्सेप्ट का मतलब आई मीन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, कोई भी चीज बनाते हो या फिर कोई सर्विस देते हो, उसका जो कीमत होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बदले में जो मिलता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ओके, एंड इट नीड्स टू बी नोटेड दैट, हम ये नोट कर सकते हैं कि जो कॉस्ट होता है इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज और कॉस्ट अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्टर सच एज प्रोड्यूसर, सेलर, बायर, कंज्यूमर। यानी दो तरीके से कॉस्ट को समझा जा सकता है। एक तो हम मॉनेटरी वैल्यू से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो मोबाइल से क्लास कर रहे हो, तो मनी या फिर नॉन मॉनेटरी वैल्यू से जो आप कीमत लगाते हो इसका, कि मान लीजिए आपका ये जो मोबाइल है वो कितने का है, मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी है, उसका कॉस्ट है। या फिर दूसरा कॉस्ट का मतलब ये हम समझते हैं कि कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट्स यू, यानी कि कॉस्ट मतलब प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कितना कॉस्ट है। जैसे कि मान लीजिए शुगर केन, यानी जो चीनी हम खाते हैं, चीनी कहाँ से आता है? शुगर केन से आता है। ठीक है, शुगर केन का जो प्रोड्यूसर है उसको कितना कॉस्ट आया है, मतलब खर्चा कितना हुआ है। सेलर, जो वो सेल कर रहा है, उसको कितने में वो खरीदा। बायर, जो खरीद रहा है। और उसके बाद जो कंज्यूमर खा रहा है, उसके पास पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है पैसा। ये होता है आपका कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट के दो प्रकार से हमने देख लिया। इन बिजनेस कॉस्ट इज यूजुअली अ मॉनेटरी वैल्यूएशन। बिजनेस के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो वहां पे मॉनेटरी वैल्यूज क्या होता है? एक तो होता है एफर्ट। एफर्ट यानी लेबर, जो काम कर रहा है उसके बदले में कुछ पैसा उसको प्राप्त हो रहा है, वो है एफर्ट। देन है मटेरियल। मटेरियल मतलब जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे हम आयरन ओर लेते हैं तो उसके बदले कुछ पैसे देते हैं, वैसे जब हम मिट्टी लेते हैं तो उसके बदले कुछ पैसे देते हैं। देन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो होते हैं उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिसोर्स हो, रिसोर्स के बदले भी हमारा पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड यूटिलिटीज, यानी कि टाइम जो देता है उसके लिए भी पैसा। जैसे कि आप अगर किसी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके टाइम के बदले आप उससे पैसे देते हो। यूटिलिटीज कंज्यूम्ड, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हो, उनके वहां स्टे करते हो, तो यू हैव कंज्यूम्ड देयर रिसोर्सेज, देन यू हैव टू पे देम, तो आप वहां पे पैसे देना पड़ेगा। देन रिस्क इनकर्ड, अगर आपने कोई रिस्क लिया है तो रिस्क के बदले भी पैसे लेते हैं। जैसे कि कोई दुस्साहसिक काम हम करते हैं तो उसके बदले भी पैसे, जैसे पैराशूट राइडिंग हम करते हैं तो उसके बदले भी पैसा लिया जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन एंड प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड और सर्विसेज। जैसे कि अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोई दे, जैसे कि रिंग फेंकते हैं ना, जो रिंग फेंकते हैं, जो तीर चलाते हैं, ये जो चीजें सब करते हैं खेल में या फिर जो मेले वगैरह में करते हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है यानी उसको भी कॉस्ट ही कहा जाता है। और डिलीवरी ऑफ ए गुड और सर्विस, जैसे कि आपको कोई खाना जोमेटो में ऑर्डर करते हो, वो खाना पहुंच जाता है, तो उसके लिए भी वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। बेसिकली बिजनेस में ये सारे को हम कॉस्ट कहते हैं। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन में कितने प्रकार के कॉस्ट है? तो बेसिकली इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट इसको हम कहते हैं, यानी कि पैसा अपने से। जैसे कि मान लीजिए आप सबने जो एडमिशन लिया है, दैट इज योर पर्सनल मनी, पर्सनल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट, आपने पैसे दिया और आपने ज्वाइन किया, आपने किताब खरीदा, आपने ज्वाइन किया। तो इसी प्रकार से आपने क्या किया कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं या फिर आपने जो कॉस्ट दिया है उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, यानी यू आर बेनिफिटेड पर्सनली, तो आप पर्सनली इससे बेनिफिट हो रहे हो। ठीक है, देन आता है इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक और सोशल कॉस्ट, यानी कि इंस्टीट्यूशन, पब्लिक या फिर कॉस्ट, सोशल कॉस्ट जो है हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो बियर करता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन बनाने में, टीचर्स को सैलरी देने में, इम्प्रूवमेंट या फिर जो भी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट है। इसी के अंदर दो प्रकार के आते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट जो डायरेक्टली पे होता है, इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली पे होता है। और लास्ट में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट क्या है। इंडिविजुअल कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली इंडिविजुअल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर दोज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इनकर्ड बाय अ लर्नर। अब आप कौन हो? आप एक लर्नर हो, और बाय हिज और हर पेरेंट्स और गार्डियंस,
अगर लर्नर खुद पैसा दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके जो पेरेंट्स गार्डियन, जैसे बच्चे थे हम लोग तो हमारे माता पिता हमारे लिए पैसे भरते थे, तो अगर उनके गार्डियंस या फिर लर्नर खुद जब पैसा खर्च करता है और फैमिली एज ए होल अगर पैसा खर्च करता है एजुकेशन के लिए, तो उसको हम इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, दीज कंसर्न इंडिविजुअल इन फैमिलीज एंड रिप्रेजेंट कॉस्ट विच द इंडिविजुअल्स एंड द फैमिली मस्ट बियर इन रिटर्न फॉर द एजुकेशन रिसिप्ट। यानी कि मान लीजिए ट्यूशन आप लोग जाते हो, ठीक है, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में मैथ्स पढ़ने जाते हो, मैथ्स के लिए आप 1000 रुपए देते हो अपने टीचर को, तो ये मतलब सीखने के लिए, मैथ्स सीखने के लिए आप कितना दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो आप या फिर आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट आर ऑफ टू काइंड्स, अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट कॉस्ट आर as follows: ट्यूशन, एग्जामिनेशन फीस, अदर फीस, इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज, मैनुअल एंड बुक्स, ट्रांसपोर्ट एंड यूनिफॉर्म एटसेट्रा। ये सब प्राइवेट कॉस्ट है, आप खुद से खरीदते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक और सोशल कॉस्ट। जो इंस्टीट्यूशन खर्च करता है या तो पब्लिक यानी पब्लिक फंड से आता है, या तो सोशल यानी सोसाइटी आपके लिए खर्च करता है। दिस कॉस्ट कंसर्न सोसाइटी एंड रेफर टू सच कॉस्ट और एक्सपेंडिचर एज आर बोर्न आउट ऑफ अ रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन अ सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि कॉलेज या फिर स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल की बात हम कर रहे हैं, जहां पे आप एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ 1000 या फिर 2000 रुपए में एडमिशन लेते हो। लेकिन क्या 1000 रुपए में कोई पढ़ा सकता है इतने बड़े कॉलेज में? तो जितने सारे खर्च होते हैं, टीचर्स का सैलरी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने सारे चीजें हैं, ये सारे के सारे चीजें जो है वो बियर कौन करता है? इंस्टीट्यूशन, या तो पब्लिक या तो सोसाइटी बियर करता है। तो दैट इज वाई यहाँ पर कहा गया कि ये जो कॉस्ट होता है इसको इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट इनकर्ड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल लाइक गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिक्स्ड, यानी पीपीपी मोड जिसको कहते हैं। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट और पब्लिक कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। Then public costs are those that include financing by the government on the basis of taxes, loan, other public revenue. Institutional cost of education are generally analyzed in terms of this. यहाँ पे कहा गया पब्लिक कॉस्ट कहाँ से आते हैं? जो फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट से, एंड जो कि गवर्नमेंट को कहाँ से मिलते हैं? टैक्स से मिलता है, लोन से मिलता है, पब्लिक रेवेन्यू से मिलता है, ये सबसे मिलता है। और वो क्या करता है, इस पैसे का क्या करता है? These are analyzed in terms of, Ashish, your voice is not clear to you. Check whether it is clear to all of you or not. बाकी सबको क्लियर है कि नहीं है, एक बार बता दीजिए। क्लियर है ईशानी? ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? आशीष एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए फिर से, या फिर फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके। तो चलते हैं, क्या क्या एनालिसिस करता है जो हमारा जो एजुकेशन है, वो क्या क्या जो कॉस्ट है वो क्या क्या एनालाइज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हमारे कुछ वेरिएबल या फिर फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। जैसे कि फिक्स क्या है? हर महीने सैलरी देना है, हर महीने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये सारे जो होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होते हैं वो होते हैं वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना? ये सिंपल सी बात है, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कभी कभार यूज होता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हर टाइम यूज होता है। ठीक है, देन आता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट। वही सेम चीज है। रिकरिंग यानी कि आपको पता है, रिकरिंग यानी कॉन्टिन्यूसली वो जरूरत है। जैसे कॉन्टिन्यूसली आपका जो जरूरत है, जैसे कि आप जब मतलब पैसे खर्च करते हो किसी चीज के लिए रेगुलरली, ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में रेगुलरली बच्चों का जो क्या बोलते हैं कि एडमिशन पे जो खर्चा होता है, एग्जाम कंडक्ट करने में जो खर्चा होता है, वो रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग क्या होता है? परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन लाना, ये सब रिकरिंग, नॉन रिकरिंग होता है। करंट एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। करंट यानी जो करेंटली यूज हो रहा है, एंड कैपिटल कॉस्ट यानी कोई एक चीज, बड़ा चीज हमने बना दिया, जैसे कि एक बिल्डिंग बना दिया, वो कैपिटल कॉस्ट है। करंट यानी जो करंट अभी के लिए हमारे लिए जरूरी है। कैपिटल यानी हमने इंस्टॉल कर दिया बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक सोशल कॉस्ट आर ऑल्सो टू टाइप्स, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसी को देखेंगे। क्या है डायरेक्ट कॉस्ट? तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है वो देखिए। डायरेक्ट यानी वही सिंपल सी बात है, दीज आर द कॉस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू नॉन रिकरिंग कॉस्ट। वेरी गुड व्रज। क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट? क्या होता है? दीज आर दोज कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली विजिबल, जैसे कि दे इंक्लूड ऑल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफरेंट आइटम्स बाय द स्टूडेंट। It can be separately identified and charged as part of cost of product, service or department। यानी कि जो डायरेक्ट
विजिबल होता है। जैसे कि आपने पैसा दिया किसके लिए, एडमिशन के लिए, लिखा होता है ना कि जब आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे लिखा होता है कि स्पोर्ट्स फी, सोशल सर्विस फी, वैसे आपका हर कोई फी लिखा होता है, एग्जाम फी, सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। Typically, direct costs include items such as instructional and other program material, printed, fuel, oil, repair of vehicle used to home to schools, transportation. Transportation में भी पैसा खर्च होता है, वो भी लिखा जाता है। लिखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए 600 रुपया या फिर 6,000 रुपया, जो भी है। Centralized data processing service, in-house equipment repair, field trips, expenditure of tuition fee, other fee, charges, purchase of books, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, हॉस्टल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट, हर कोई चीज जो डायरेक्टली विजिबल होता है। डायरेक्टली विजिबल मतलब आप काउंट कर सकते हो कि कितना है ये, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता चल सकता है, अच्छा ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे स्कूल में इतना चार्ज किया गया है, ट्यूशन फी इतना चार्ज किया गया है, एक्सपेंडिचर ऑन एग्जामिनेशन इतना चार्ज किया गया है, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका सिर्फ उल्टा ही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, दीज आर द कॉस्ट that cannot be directly charged to a particular program but are attributed to service which are necessary to operate the program। ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता है, इसे इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है। वेरी गुड रंजन, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब इनडायरेक्ट को मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में पता चल जाता है। देखिएगा आप अगर अपना एडमिशन जो स्लिप है उसको देखोगे तो वहां पे लिखा होगा एग्जाम फी इतना, ट्यूशन फी इतना, हॉस्टल फी इतना, ट्रांसपोर्टेशन फी इतना, सोशल फी इतना, स्पोर्ट्स फी इतना, सब कुछ लिखा गया होगा, ठीक है। Such service include but are not limited to accounting, budgeting, payroll preparation, personnel management, purchasing, warehousing, centralized data processing। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है लेकिन ये इंक्लूड होता है। जैसे कि अकाउंटिंग, जैसे पैसे, जैसे एडमिशन आप ले रहे हो, ठीक है, जो एडमिशन में बैठा है जो टीचर, उसको भी पैसे दिए जाते हैं, उसको भी खाना दिया जाता है, उसका पैसा कहाँ से आता है वो नहीं लिखा जाता है इसमें, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। These expenses are not paid directly to your school but are associated while attending school। इसे डायरेक्टली स्कूल को हम नहीं देते हैं लिख करके, लेकिन ये एसोसिएट होता है। यू एंड योर फैमिली कैन कंट्रोल सम ऑफ देम। आप चाहो तो इसमें कुछ कंट्रोल कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखिए, इट इज अ कॉन्सेप्ट यू डिड नॉट सी इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम हमेशा नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको हमेशा हम नहीं देखते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि सर टीचर का जो सैलरी है वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, ठीक है। बेसिकली ये मतलब प्राइवेट नहीं होगा। देखिए, प्राइवेट और पब्लिक, आई मीन प्राइवेट है और एक है इंस्टीट्यूशनल या फिर पब्लिक है। प्राइवेट कॉस्ट वो होता है जो आप डायरेक्टली देते हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप टीचर का सैलरी आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। एंड सैलरी क्या होता है यहाँ पे, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली दे रहे हो, और इंस्टीट्यूशनल होगा, नॉट प्राइवेट एंड नॉट डायरेक्ट। ना ही डायरेक्ट होगा ना ही प्राइवेट होगा, बट ये इनडायरेक्ट होगा एंड इट इज पब्लिक, ठीक है, क्योंकि पब्लिक पे कर रही है इसको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पीजीटी क्रैक कर लोगे, आप जब पीजीटी बन जाओगे, आपका सैलरी आपके स्टूडेंट्स के माता पिता तो नहीं देंगे ना, आपको पब्लिक देगा, यानी गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट यानी पब्लिक, और ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये हम सीधा नहीं देखते हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में, बट नॉट सीइंग इट डज नॉट मीन दैट इजंट देयर। इसका मतलब नहीं है कि ये है नहीं, ये है। कैसे है, इट इज नॉट व्हाट यू चूज व्हेन यू मेक अ चॉइस, इट इज व्हाट यू डू नॉट चूज इन मेकिंग अ चॉइस। आप वो नहीं हो, मतलब आप जो चूज करते हो, वो जो चॉइस करते हो वो नहीं होता है, लेकिन वो होता है जो आपने चूज नहीं किया है लेकिन आपने एक चॉइस किया है, ठीक है। कैसे है इसको देखते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ फोरगोन अल्टरनेटिव what you gave up when you got something। The opportunity cost is going to college is the money you'd have earned if you worked instead। यानी कि हाँ, वो व्रज कह रहे हैं वह वेयर इंडिविजुअल्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम सैलरी और इनकम डायरेक्ट कॉस्ट होता है, यस, ठीक। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने जॉब, अब जब मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग अब पढ़ रहे हो, आपको ये लग रहा है कि जब मैं पढ़ूंगा तब मुझे जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो मुझे सैलरी मिलेगी। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले जाते हो, मतलब कि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक नहीं करते, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो, तो फिर क्या हो जाता है, आपका अपॉर्चुनिटी, यू हैव लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द सैलरी, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होता तो आज आपके पास वो सैलरी होता, वो है अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड,
You lose 4 years of salary while getting your degree. On the other hand, you hope to earn more during your career due to your education and offset the lost wages. Opportunity cost मतलब बेसिकली ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। अगर आप ये कर लेते तो आपके लिए वो जॉब लग जाता, आपको कुछ पैसे मिल जाते और आप उस सैलरी से अपना गुजारा कर लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इफ यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इफ यू टेक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो कहा जा रहा है इफ यू टेक द अपॉर्चुनिटी देन वी कैन गेट दैट कॉस्ट। इफ यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी और इफ यू डोंट मेक प्रॉपर यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी देन वी कैन नॉट गेट दैट कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट यानी जिस कॉस्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कमा सकते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते, इज इट क्लियर नाउ? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है जिससे हम अगर इसे प्राप्त कर लेते, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी लिया होता, जैसे कि पीजीटी, इस बार का पीजीटी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त करते हो देन यू वुड अर्न द सैलरी, यू वुड गेट द सैलरी, यू वुड गेट सम इनकम। इससे होता है। अगर मान लीजिए आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हो तो डेफिनेटली यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेट सम कॉस्ट। यानी आप जो खर्चा जो या फिर कॉस्ट या फिर सैलरी जो है वो अर्न करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी क्रैक करते हो, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रैब करते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अर्न समथिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है टू अर्न समथिंग। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लेते हो देन इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहोगे, या फिर अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रैक नहीं करोगे, यानी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी आपके पास 50 सीट है, अगर वो आप छोड़ देते हो, आप इस जो मौके का अगर फायदा नहीं उठाते हो तो फिर यू विल लूज द कॉस्ट, यानी आपको वो सैलरी नहीं मिलने वाला। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यूनिट कॉस्ट मतलब हर यूनिट का कोई ना कोई कॉस्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इट मींस कॉस्ट पर यूनिट, यानी पर स्टूडेंट, पर ग्रेजुएट, पर क्रेडिट एटसेट्रा। जनरली यूनिट इन यूनिट कॉस्ट मींस द टोटल नंबर ऑफ लर्नर्स एनरोल्ड इन अ कोर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि यूनिट कौन होता है? एक स्टूडेंट होता है। मान लीजिए हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, उनमें से एक स्टूडेंट को हम कहेंगे एक यूनिट। ठीक है, यूनिट पर कॉस्ट का मतलब होता है, अलग अलग इसके मीनिंग्स होते हैं। यूनिट कॉस्ट मतलब एक तो एक यूनिट, एक यूनिट यानी किसी एक चीज को हम जब यूज करते हैं, एक टीचर जब 1 घंटा पढ़ाता है तो उसका कितना सैलरी है, वो यूनिट कॉस्ट होता है। एक स्टूडेंट में कितना खर्चा होता है, वो यूनिट स्टूडेंट होता है। एक साल में कितना खर्चा होता है, वो यूनिट स्टूडेंट हो। यानी यूनिट कैन बी इनफाइनाइट, यूनिट हम किसी को भी ले सकते हैं। यूनिट कॉस्ट रेफर टू द यूनिट आउटपुट दैट इज सक्सेसफुल लर्नर और ग्रेजुएट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जब यूनिट कॉस्ट, कोई भी यूनिट कॉस्ट जब सक्सेसफुल लर्नर में कन्वर्ट होता है, मान लीजिए 50 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उनमें से सिर्फ 5 बच्चे जो है वो बेस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर नौकरी में उनका नौकरी लग गया है। अगर नौकरी लग गया है तो हम इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इफेक्टिव कॉस्ट। तो अगर पूछा जाए इफेक्टिव कॉस्ट कौन सा है, इफेक्टिव कॉस्ट इज द कॉस्ट वेयर where we are getting some successful learners or graduates। ठीक है, देन इसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है कॉस्ट पर लर्नर। यूनिट कौन है? फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे लर्नर। तो कॉस्ट पर यूनिट यानी यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितना होगा एक लर्नर के लिए? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल एनरोलमेंट। ठीक है, कॉस्ट पर लर्नर यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कहेंगे एक स्कूल है जहाँ पे 70 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने पैसे आए हैं या फिर कितना पैसा खर्च होगा? मान लीजिए 7000 हमने खर्च किया, डिवाइडेड बाय 70 एनरोलमेंट है, तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे? 100 आ जाता है। ठीक है, 100 इज योर कॉस्ट पर लर्नर। एक लर्नर के पीछे हम 100 रुपीज खर्चा कर रहे हैं।
70 स्टूडेंट्स आर देयर एंड वी आर स्पेंडिंग 7,000 ऑन देम, तो फिर एक स्टूडेंट के लिए हम 100 रुपीज, यानी कॉस्ट पर लर्नर इज 100 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट पर लर्नर एक्चुअली अटेंडिंग द स्कूल। ऐसे अगर देखा जाए तो स्कूल में या फिर कॉलेज में हम सभी के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन क्या सभी पढ़ते हैं? क्या सभी स्कूल अटेंड करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर से और भी प्रिसाइज करने के लिए दोज हु आर एक्चुअली अटेंडिंग द स्कूल, उसका एक कॉस्ट निकाला जाएगा, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग क्लासेस, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जितना हुआ है डिवाइडेड बाय दोज आर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट है कॉस्ट पर सक्सेसफुल लर्नर, इफेक्टिव कॉस्ट जैसे कि हम कहते हैं दोज आर सक्सेसफुल। इनमें से क्या सभी सक्सेसफुल होते हैं? नहीं होते। तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास आउट लर्नर्स और सक्सेसफुल लर्नर। लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर कैपिटा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल जितने सारे स्टूडेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा कॉस्ट पर एजुकेशन पर कैपिटा। ठीक है, अब चलते हैं मैन पावर प्लानिंग पे। मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर का मतलब ही होता है कि अगर हम, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसको जब हम प्लान करते हैं, यानी उसको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, हेल्थ देते हैं, तो वो एक पावर बन जाता है, वो एक रिसोर्स बन जाता है। उसको प्लानिंग करने के लिए, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, उसको मैन पावर प्लानिंग कहा जाता है। यानी हाउ टू इन्वेस्ट मैन पावर, हाउ टू डेवलप मैन पावर, हाउ टू यूटिलाइज द मैन पावर एट द प्रॉपर space. So manpower planning or human resource planning is the process by which management determines how an organization should move from its current human resource position to its desired human resource position. ठीक है, तो यस, वेरी गुड व्रज। एचआर, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? मैन पावर प्लानिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, एचआर जिसको कहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से प्लान करना चाहिए, उसको प्लान आउट करना चाहिए, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज वेस्टेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? द नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग आर, क्या करना है? नीड क्या है, क्या जरूरत है इसकी? फर्स्ट, टू फंक्शन एंड सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द मैन पावर विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। हम ऐसे मैन पावर बनाएंगे जो कि उसके पास अच्छे क्वालिफिकेशंस होंगे, स्किल्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे और एप्टीट्यूड होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? बेहतर फंक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई लॉसेस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, रिजिग्नेशन, डेथ्स, डिसमिसल, ट्रांसफर, प्रमोशन। क्या होता है? मान लीजिए किसी एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन वहां पे 3 टीचर्स हैं, टोटल 3 टीचर्स आर देयर। उनमें से किसी का अगर ट्रांसफर हो जाता है मान लीजिए, या फिर किसी का प्रमोशन होके कहीं पे उसका और कहीं पे उसका ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कोई डेथ कर जाता है, या फिर कोई रिजाइन कर देता है, तो फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर बचेगा। और जहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे मैन पावर शॉर्टेज है। तो यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए रिटायरमेंट से पहले किसी को पोस्टिंग दे देने के लिए, रेगुलर ट्रांसफर ना करने के लिए, अगर प्रमोशन पा रहा है तो किसी दूसरे को भी यहाँ पे पोस्टिंग देने के लिए। ये सारी चीजें जो है वो हमें देना चाहिए। ठीक है, सो इसको भी हम कहेंगे मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट है टू एंटिसिपेट द क्वांटम एंड साइज ऑफ लेबर टर्नओवर एंड टू इनिशिएट वेल इन एडवांस नेसेसरी करेक्टिव स्टेप, यानी हम जो साइज ऑफ लेबर जो है उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना हमें चाहिए एक स्कूल बनाने के लिए, कितने टीचर्स चाहिए, कितना हमें स्टेप लेना है, क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स रखने हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, to cope up with technological changes taking place at a very fast speed in and around an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम अच्छे से अगर मैन पावर प्लानिंग करेंगे तो जो अनट्रेन्ड है, जो अनस्किल्ड है, या फिर टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे करके आगे ला सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। तो अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लान करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। वो स्टेप क्या है? बेसिकली क्या होता है? दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर स्टेप्स टू रेगुलेट करंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। जब हम मैन पावर की बात करते हैं, तो मैन पावर में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? जो एक तो हम सोचते हैं करंट क्या चाहिए हमें, अभी करंटली क्या चाहिए, एंड हमें फ्यूचर में क्या चाहिए। तो हमेशा हमें आउटलुक जो हमारा रहेगा वो फ्यूचर आउटलुक रख के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा? एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंट्री, करंट मैन इन पोजीशन, मतलब कितने टीचर है, मतलब मान मान लीजिए अलॉटेड वैकेंसी या फिर अलॉटेड सीट कितना है, मान लीजिए 10 टीचर होना था, ठीक है, अलॉटेड है,
अलॉटेड सीट 10 है। करंट मैन इन पोजीशन, ठीक है, करंट मैन इन पोजीशन, करंट कितने हैं, मान लीजिए 4 है। सो वैकेंसी कितना हो गया, V इज इक्वल टू A माइनस सी, A माइनस सी इज इक्वल टू 6, वैकेंसी है 6। तो हम क्या करेंगे, एक इन्वेंट्री बनाएंगे, देखेंगे कितने मैन पावर करेंटली है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो हमने ये बना दिया। और उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद फोरकास्टिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई। हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए उसके डिमांड के अनुसार हम उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, करंट मैन पावर देखा, उसके हिसाब से हमने फोरकास्ट किया कि कितना ह्यूमन रिसोर्स जरूरी होगा इसके लिए, कितने में काम बन जाएगा, मान लीजिए कितने टीचर्स पे काम बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने काउंट किया कि जहाँ पे 10 टीचर की जरूरत है वहां पे 8 टीचर हैं होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो वहां पे हमने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स का जो डिमांड है उसके अनुसार हमें सप्लाई देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या है, गैप एनालिसिस। गैप क्या है, मतलब वैसे ही अलॉटेड कितने हैं, करंट कितना है, उसके बीच में जो गैप कितना है वो निकालना है। नेक्स्ट, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद हमें उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप भी करना है और उस हिसाब से हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी हासिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ HR, वेरी गुड। मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम मैन पावर कितना है या फिर कितना डिमांड है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर बताया जाए तो फिर हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स जरूरी पड़ेगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं फोरकास्ट टेक्निक, कितने होते हैं मैक्रो लेवल में, बड़े लेवल पे, तो कुछ 5 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय ओपिनियन मेथड, नेक्स्ट है नॉर्मेटिव मेथड, थर्ड है कंपोनेंट मेथड, फोर्थ है इंटरनेशनल कंपैरिजन मेथड, फिफ्थ है मेडिटेरियन रीजनल प्रोजेक्ट और MRP मेथड। एक एक करके देखते हैं इसको। एम्प्लॉइज ओपिनियन, वेरी सिंपल, आपको पता ही है कि एम्प्लॉय का ओपिनियन लेना। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉइज आर आस्क्ड टू गिव देयर असेसमेंट ऑफ फ्यूचर मैन पावर नीड इन डिफरेंट कैटेगरीज इन देयर एस्टेब्लिश्ड रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ढूंढते हैं मैन पावर, यानी कि उनको पूछते हैं जो मैन पावर ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करता है, उन्हीं को हम पूछते हैं कि कितने मैन पावर आपको जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, आप वहां पे जाते हो और उनसे पूछते हो कि जितने सारे आपके टीचर्स हैं, आप बताइए कि कितने टीचर आपकी जरूरत है, आप में कितनी जरूरत है, या फिर आपके कितने टीचर्स को रिक्रूट करने से यहाँ पे काम बन सकता है। सो यू विल ट्राई टू गेट देयर ओपिनियन। Then aggregating overall employees and making allowance for death, retirement, migration, occupational mobility, etc. यानी हमें कैलकुलेट ये भी करना है कि कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका एज बहुत ज्यादा है, जिनका रिटायरमेंट अभी फिलहाल होने वाला है, माइग्रेट हो गए हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी ऑक्यूपेशन चेंज कर दिए हैं, ये सब हमें कैलकुलेट करना चाहिए। इट इज देन पॉसिबल टू अराइव फ्यूचर मैन पावर डिमांड्स बाय स्किल कैटेगरी, क्या जरूरी है, किसको रिक्रूट करना पड़ेगा, ये सब हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है दिस मेथड, और इस मेथड से और क्या होता है, so this method particularly क्या करता है, this method particularly is useful in the case of highly skilled professional categories of manpower, and it has also seen observed that the method has been very useful in making short term manpower forecast than medium term and long term forecast। ये सभी प्रकार से कर सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कुछ कर सकता है, लेकिन बेसिकली कहा गया ये शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है वो यूज करते हैं इसको, और ये इफेक्टिव मेथड भी है। उसके मतलब जब हम बात करें सीधी बात, मतलब आप चाहो तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट सम मेजर प्रोसीजर। आप सीधा जाओ, उनसे पूछो उनको क्या जरूरत है, आप वहां पे सर्वे करो और वहीं से डाटा ले लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव मेथड। नॉर्मेटिव मतलब आपको पता है नॉर्म का मतलब क्या होता है। नॉर्मेटिव मेथड यूजेस नॉर्म्स फॉर एम्प्लॉइंग मैनपावर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। नॉर्म का यूज करता है, नॉर्म यानी कंडीशन। नॉर्म्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज रेशियो बिटवीन मैनपावर एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जैसे कि मान लीजिए एक काम करने के लिए एक बड़ा सा काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, ठीक है, इट नीड्स 5 पीपल। तो फिर हमें पता है कि ऐसे 10 काम करने के लिए कितने जरूरत पड़ेंगे, 50। सो इट इज नॉर्म बेस्ड, ठीक है। काम इतना ही है, इसके लिए हमें पता है 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो 10 ऐसे काम है तो कितने जरूरत पड़ेंगे, 50। तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज कितना काम है हमारे यहाँ पे उसके हिसाब से मैन पावर सप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दीज रेशियोज आर बेस्ड ऑन द
based on either the existing situation or the desirable situation. Some examples are output ratio, employment fixed capital ratio, टीचर स्टूडेंट रेशियो, इंजीनियर टेक्नीशियन रेशियो। जैसे कि मैंने कहा, जैसे 35:1 का रेशियो, 30 स्टूडेंट में से एक टीचर का रेशियो है, तो फिर यहाँ पे एक टीचर चाहिए इन एवरी 30 स्टूडेंट। तो मान लीजिए मेरे पास है 360 स्टूडेंट्स, तो मुझे चाहिए कितने टीचर्स? 12 टीचर्स। यस और नॉट? यहाँ पे 12 टीचर मुझे चाहिए होंगे, तो फिर उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मेटिव मेथड में 12 टीचर्स मैं एम्प्लॉय कर सकता हूँ, या फिर उन्हें एडमिशन दिला सकता हूँ, या फिर रिक्रूट कर सकता हूँ। ठीक। उसके बाद आता है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड क्या होता है? देखिए, ये एनी कैटेगरी ऑफ मैन पावर होता है। दीज आर सब डिवाइडेड इनटू various components and then separate from appropriate to each component is used in arriving at a forecast of manpower requirement for each component. हम पहले कितना, मतलब एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किस कैटेगरी में कितने ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए। Forecast all the components are then aggregated to arrive at an estimate of future manpower requirement for the manpower category concerned. मान लीजिए हमें टीचर चाहिए, ठीक है, टीचर चाहिए, कितना पीसीएम टीचर चाहिए, कितना सीबीजेड टीचर चाहिए, ठीक है, कितना आर्ट्स टीचर चाहिए, ह्यूमैनिटीज टीचर, कितने क्लासिकल लैंग्वेज टीचर चाहिए, कितने फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए, कितने आर्ट टीचर चाहिए, आर्ट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम अगर डिवाइड कर दें तो कंपोनेंट मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए, these are sometimes facilitate use of stable norms। वही, ये एक प्रकार का नॉर्म ही होता है, कंडीशन होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देख के बनाया जाता है। There is a considerable subjective evaluation of international experiences in using the international comparison method, which is not always easy to justify an objective consideration. So these are not very popular। ये popular इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में 20 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट में एक टीचर है, तो वहां पे क्या होता है, 20 स्टूडेंट में एक टीचर है, यानी वहां पे अच्छा इंटरेक्शन हो रहा होगा, उसके हिसाब से हम कंपेयर करके हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं, विच इज नॉट वेरी पॉपुलर हियर, क्योंकि जो फॉरेन का सिस्टम है वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ। लास्ट में आता है एमआरपी, मेडिटेरेनियन रीजनल प्रोजेक्ट मेथड। अब ये मेथड जो है ये क्वाइट पॉपुलर एंड क्वाइट मतलब आप कह सकते हो बल्कि है। So this is designed to forecast manpower requirement by educational categories so that forecast are rendered directly relevant to educational planning exercise। ये education पर cost को देख करके बनाया जाता है क्योंकि ये education के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, to arrive at target year projections of GDP determined by an economic plan in case of planned economics। अगर आपके पास GDP पहले से फिक्स किया हुआ है तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूंगा कि मेरे को 10 टीचर रिक्रूट करना है, लेकिन मेरा बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख में 10 टीचर मुझे रिक्रूट करना है, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि हर टीचर का सैलरी 50,000 होता है। तो हमें क्या करना है, 2 ही टीचर यहाँ पे हमारे कॉस्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है to estimate sectorial contribution of GDP in target year by major sectors such as agriculture, manufacturing, transport, communication, trade, commerce, service, etc। यानी हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट को कि किस प्रोजेक्ट में कितना हमें देना है। मान लीजिए जो हमारा जीडीपी होगा वो डिवाइड कर देंगे, एग्रीकल्चर में कितना, मैन्युफैक्चरिंग में कितना। ये सिर्फ एग्जांपल है। मान लीजिए आपका एजुकेशन कॉस्ट, हाँ, आप डिवाइड कर दोगे कितना रिक्रूटमेंट में खर्चा करोगे, कितना आप एग्जाम में खर्चे करोगे, आप कितना स्मार्ट क्लासरूम में इन्वेस्ट करोगे, वो होता है। ठीक है। और उसी हिसाब से आप क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, यानी जो मैन पावर है वो बनाते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको टीचिंग फैकल्टी कितनी चाहिए, नॉन टीचिंग फैकल्टी कितना चाहिए, या फिर मान लीजिए जो हेड होते हैं वो कितना पोस्ट चाहिए, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर जो भी है वो कितना चाहिए, आप उस हिसाब से एस्टिमेट करोगे। देन सेक्टर स्पेसिफिक एवरेज एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रेशियो आर अप्लाइड होगा ये to sectoral composition of GDP in the target year to arrive at estimate of employment in target year by sector। वही sector specific average employment, यानी sector wise, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कितना चाहिए आपको, जितना चाहिए उस हिसाब से आप रिक्रूट करो। जैसे कि टीचिंग फैकल्टी कम होंगे, नॉन टीचिंग ज्यादा होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो जहां पे जितना जरूरत है उतना ही हम रिक्रूट करेंगे सेक्टर वाइज। नेक्स्ट है सेक्टोरल फोरकास्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट thus obtained for target year are then distributed among a number of mutually exclusive occupational categories using either the base year और any desirable sector occupation distribution। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि
मैंने कहा कि टीचिंग फैकल्टी, आपको पता है टीचिंग फैकल्टी कितने रिटायर करने जा रहे हैं। टारगेट ईयर हमने दे दिया कि मान लीजिए हम टारगेट कर रहे हैं 2030 तक, ठीक है। 2030 तक जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट अचीव कैसे हो पाएगा, हमारे पास क्या उतने ह्यूमन रिसोर्सेस हैं? अगर नहीं है तो फिर हमें वो प्राप्त करने पड़ेंगे, हमें उतना मतलब कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर रिक्रूट करना पड़ेगा, अदरवाइज द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड। नेक्स्ट है occupational structure of manpower forecast relating to the target year are translated into educational structure by applying a standard measure of the level of formal education training required for successful performance the task specified under each occupational title। मतलब कि यहाँ पे ट्रेनिंग की भी बात की गई है। अगर आपको यहाँ पे मैन पावर को जरूरत पड़ी तो आपको उस टारगेट ईयर के आधार पर आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, आपको रिक्रूटमेंट भी दिया जाएगा, और जिस ऑक्यूपेशन में आप हो उस ऑक्यूपेशन को फुलफिल करने में मदद किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एमसीक्यू पे चले। ओके, तो चलिए एमसीक्यू पे चलते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैन पावर प्लानिंग का? सप्लाई मैन पावर, क्रिएट मैन पावर, मॉडिफाई मैन पावर, वेस्ट मैन पावर। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैन पावर करने का? सप्लाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या वेस्ट करने के लिए? यस, वेरी गुड, इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन मैन पावर को अच्छे से समझिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो आंसर इज वेस्ट मैन पावर, वेस्ट तो नहीं करना है मैन पावर को, ठीक है। तो एमआरपी इन मैन पावर टेक्निक रेफर्स टू, एमआरपी का क्या मतलब होता है बताइए। यहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे लग गए हैं, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मेडिटेरियन रीजनल प्रोसेस, मेडिटेरियन रीजनल प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे, सभी का आंसर डी आ चुका है प्रियंका, ये सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, डी इज द राइट आंसर। इसी में कंफ्यूज होता है, क्या होता है कि हम जब देखते हैं सिमिलर वर्ड लिखा है, मेडिटेरियन लिखा है तो मेडिटेरियन होगा, ऐसा नहीं, मेडिटेरियन रीजनल प्रोसेस और ये होता है प्रोजेक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए 5, 5 ही कर लेते हैं पहले, बाद में करेंगे। 5 कर लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए पर्सनल रिक्रूटमेंट इज अ टाइप ऑफ, पर्सनल रिक्रूटमेंट किस प्रकार का कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, क्या होगा बताइए। यस, कीप आंसरिंग। चलिए बहुत अच्छे, सभी का डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी क्विक रेस्पॉन्सेस, बहुत अच्छे। बोथ, यस ब्रज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि पर्सनल रिक्रूटमेंट मैंने क्या कहा था, अगर आपको मान लीजिए आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है पीजीटी का, तो पर्सनल रिक्रूटमेंट है, और पर्सनल रिक्रूटमेंट किस प्रकार का एक कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट भी है, उसके साथ ही साथ आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइवेट कॉस्ट? इसमें से कौन सा एक प्राइवेट कॉस्ट नहीं है? टेक्स्ट बुक फीस, टीचर्स फीस, एग्जाम फीस, यूनिफॉर्म फीस, इनमें से क्या है जो एक प्राइवेट कॉस्ट नहीं है? ठीक है, बताना है आपको, ये सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आने लगा है। बहुत अच्छे, ग्रेट, सभी का सही आंसर आ चुका है। टीचर फीस जो होता है वो प्राइवेट कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप बियर नहीं करते हो उसको, वो कौन बियर करता है इसके ऊपर? आप अपने जो इंस्टीट्यूशन से ये पैसे मिलते हैं, यानी जो आपका रिक्रूटमेंट भी होगा, ये आपका पैसा नहीं होगा, वो आपकी इंस्टीट्यूशन का पैसा होगा, सोसाइटी का या फिर पब्लिक का पैसा होगा। नेक्स्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पास आउट लर्नर्स रिजल्ट्स इन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट। बहुत अच्छे, ग्रेट, सभी का आंसर आ चुका है।
बहुत अच्छे, ग्रेट, बहुत अच्छे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो आंसर इज कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट इसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो पास आउट लर्नर्स होते हैं या फिर जो सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को उसके साथ डिवाइड करते हैं और वो बन जाता है आपका इफेक्टिव कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।